हमने यहाँ तक तमाम टी अकाउंट्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस अप्रोप्रिएट जगहों पर जहाँ जहाँ हमें अप्रोप्रिएट लगा वहाँ वहाँ हमने लिख लिए। अब वक्त है कि हम बाकी सवाल पढ़ें। अभी तक हमने कौन से बाय द वे एरियाज पढ़े हैं जिनकी इम्पैक्ट्स ले लिए। हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सारी लिख ली है और हमने साथ ही साथ एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है वो भी सारी की सारी लिख ली है। उसके भी जो इम्पैक्ट बनता है वो सारा का सारा ले लिया। अब बाकी सवाल देखते हैं। बाकी सवाल से मुराद है सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है ना, हमने पिछले लेक्चर में पिछले सवाल में भी देखा था कि जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के भी आइटम्स का एक इम्पैक्ट आता है। अच्छा, द वे द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इम्पैक्ट्स कैश फ्लो इज डिफरेंट। डायरेक्ट मेथड में उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंट होता है। इनडायरेक्ट मेथड में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कौन से आइटम को कहाँ लिखते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें हमने देखा था। राइट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं एंड ऑल। ठीक, डायरेक्ट मेथड में कैसे करते हैं, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर इस सवाल की मदद से सिखाऊंगा। ठीक, देखिएगा जी, मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर आ रहा हूं और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को पढ़कर अपनी इस कैश फ्लो के टी अकाउंट्स में ऐड करने लगा हूं, लिखने लगा हूं। ठीक, सबसे पहले मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ रहा है सेल्स। सेल्स का नंबर हमें पता है कि हमने अमेंड किया था और हमारी वर्किंग वन में सेल्स का एक डिफरेंट नंबर लिखा हुआ है। राइट, और हमें पता है हमने वही नंबर इस्तेमाल करना है। तो हम 65,000 इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम जो हमने नंबर खुद बनाया था वर्किंग वन में यहां पर 64860 ये इस्तेमाल करेंगे। तो मैं सेल्स को गौर से देखिएगा एंटर करने लगा अपने टी अकाउंट्स में। वेयर आर दी रिसीवेबल्स, हेयर आर दी रिसीवेबल्स, आई एम राइटिंग सेल्स 64860 डेबिट रिसीवेबल्स। नाउ यू विल बी क्वाइट कंफ्यूज्ड, यू माइट बी क्वाइट कंफ्यूज्ड कि यार अच्छा ओके, डेबिट रिसीवेबल्स तो कुछ ना कुछ तो क्रेडिट करना है ना, ये तो सब डेबिट क्रेडिट की बात है। राइट, डेबिट्स क्रेडिट्स होते हैं। मैं कह रहा हूँ वील जस्ट फाइंड आउट इन अ मोमेंट कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है। मैंने छोटा सा स्टार लगा दिया इसके साथ। ठीक, ओके फाइन। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? कॉस्ट ऑफ सेल की क्या एंट्री होती है? कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। ऐसे ही है जैसे सेल्स की क्या एंट्री होती है, रिसीवेबल्स टू सेल्स। इसका मतलब है सेल्स जो है वो रिसीवेबल्स के अकाउंट में क्या हो रही होती हैं, डेबिट। सेल्स की क्या एंट्री होती है, रेवेन्यू की क्या एंट्री होती है, रिसीवेबल्स टू सेल्स। अच्छा, इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल टू स्टॉक हो रही होती है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो स्टॉक के अकाउंट में क्रेडिट हो रही होती है। ठीक है ना जी। अब कॉस्ट ऑफ सेल का नंबर भी हमने बनाया था ये 58978। बना लेते हैं जी 58978, यहां मैंने लिख दिया 978। ओके फाइन, इसके साथ भी छोटा सा स्टाइलिक लगा देता हूं। तो मैंने ये डेबिट किया और फिर ये क्रेडिट किया। अच्छा, अभी तक तो बैलेंस नहीं हुई चीज। फिर अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम। अदर इनकम जो है ये भी किसी ना किसी रिसीवेबल के अगेंस्ट ही आ रही होगी ना। रिसीवेबल टू अदर इनकम एंट्री हो रही होगी, है ना। इसकी एग्जैक्ट नेचर हमें नहीं पता, बट किसी ना किसी रिसीवेबल के ऊपर ही कमाई हुई होगी ना, रिसीवेबल टू अदर इनकम। क्या ख्याल है? फिर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट पेबल हमारे पास है, इंटरेस्ट पेबल ये हमारे पास है एक्रूड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो मैं यहां लिख लेता हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना, 3000 क्रेडिट। अगेन इसके साथ भी स्टार लगा लेता हूं। मैंने एंट्री की है बेसिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेबल। यही होता है ना, इंटरेस्ट पेबल में क्रेडिट होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, फिर इनकम टैक्स एक्सपेंस, बल्कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इज नॉट 3000, इट इज रादर 890।
वी हैव मिस्ड वन आइटम विच इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो भी लिख लेते हैं. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 3000. नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होते हैं? पेबल्स में आ रहे होंगे. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेबल्स में आ रहे होंगे, क्या ख्याल है? 3000 यहां क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है ना जी? अच्छा, फाइन. फिर इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस वो कहां जाएगा? वो टैक्स के पेबल में जाएगा, क्या ख्याल है? 1200. तो मैंने क्या किया है, मैंने ऊपर से लेके नीचे तक हर पीएनएल का आइटम, और ये जिन जिन के साथ स्टार लगा हुआ है ये पीएनएल के आइटम्स है. सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर अदर इनकम, फिर टैक्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस. हर पीएनएल का आइटम जहां जहां आमतौर पर रिकॉर्ड होता है वहां वहां रिकॉर्ड कर दिया. इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट पेबल में, कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टॉक में, सेल्स रिसीवेबल्स में, जहां जहां वो नॉर्मली रिकॉर्ड होता है मैंने रिकॉर्ड कर दिया. अब भाई बात यह है कि ये तमाम जर्नल्स करने के बाद आप की एंट्री बैलेंस नहीं हुई. अगर आप गौर करो तो आपने कितना डेबिट किया? 64860 और 2000, ये दो नंबर्स आपने डेबिट किए, ऐसा ही है. कितना क्रेडिट किया? 58978 स्टॉक में क्रेडिट किया, 3000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्रेडिट किया, 890 इंटरेस्ट एक्सपेंस में क्रेडिट किया और 1200 टैक्स एक्सपेंस में क्रेडिट किया. अगर आप क्विकली सम ऑफ डेबिट्स बनाएंगे और सम ऑफ क्रेडिट्स बनाएंगे तो आपको उन दोनों के दरमियान 2792 का डिफरेंस नजर आएगा. बना के देख लें, फौरन से बना के देख लें, आपको डेबिट साइड जो है वो हैवियर नजर आएगी 2792 से. अच्छा, ये 2792 क्या बला है? ये 2792 बेसिकली आपका प्रॉफिट है, क्या ख्याल है? जाहिर है आपकी सेल्स और इनकम्स ज्यादा थी ना एक्सपेंसेस से, तभी तो आपको प्रॉफिट आया 2792 का. तो आप बना के देख लें, अभी फॉरेन कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेट करके देख लें. ये सेल्स हैं और ये अदर इनकम है, इन दोनों का सम लें, ठीक. फिर जितनी चीजें क्रेडिट हुई हैं, ये क्रेडिट हुआ है 58978, ये क्रेडिट हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है, इन सब का सम लें. आप देखेंगे आपका डेबिट जो है वो ज्यादा बड़ा होगा 2792 से. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू नीड टू क्रेडिट 2792 समवेयर. Only then your journal would be completed. Only then your entry would be balanced. Otherwise, it would not be. Is that correct? Right? Is that correct? तो ये 2792 क्रेडिट कहां करना है? और से सुनिएगा, जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट है वो क्रेडिट कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग में, और जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई है, और प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट था 2495, राइट? 2495 ये जो हमने बनाया था वर्किंग वन में. और जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई है 297, वो एनसीआई में क्रेडिट कर देंगे जी. यहां पर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, वो एनसीआई में क्रेडिट कर देंगे 297. यहां से आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच हो जाएंगे. यहां से हमने बेसिकली पूरे पीएनएल को, पीएनएल की एक एक लाइन को अपने पास टी अकाउंट्स में शामिल कर लिया. ऐसा है या नहीं? इनडायरेक्ट मेथड में हम ऐसा नहीं करते हैं, उसमें जरूरत ही नहीं होती ऐसा करने की, क्योंकि पीएनएल में हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही तो स्टार्ट लेते हैं. तो बाकी जो ऊपर की लाइनें होती हैं उनको रिस्पेक्टिवली टी अकाउंट्स में लिखने की जरूरत नहीं होती है. डायरेक्ट मेथड में आपको यह करना पड़ता है. कंप्लीट पीएनएल, पूरा पीएनएल आपको अपने टी अकाउंट्स में लिखना पड़ता है. और वो कैसे लिखा जाता है?
ये आपके सामने है तमाम स्टार्स वाली एंट्रीज, ये बैलेंस्ड है टोटल में, टोटल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स फॉर दी स्टार वाली एंट्रीज। एक दफा पॉज करके तसल्ली से इसको देख लीजिए। ऑलराइट, सो आई होप आप सबने इसको देखा है और समझा है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना जी। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी देख ली, बुलेट नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं, तो बुलेट नंबर 2 पे आते हैं। कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज पेरेंट का 75 था, सब्सिडरी का 15 था। इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कितना था? 90 मिलियन। ओके फाइन। अब एक बड़ी ही जरूरी बात मैं करने जा रहा हूं। डेप्रिसिएशन वी ऑल नो कहां लिखी जाती है? वी ऑल नो के डेप्रिसिएशन लिखी जाती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 90। फाइन, ये तो मैंने कर दिया इसको क्रेडिट। अब आई हैव टू डेबिट समवेयर। गौर से मेरी बात सुनिएगा, और ये तमाम ऑल डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस में ये चीज होती है। आपने आज से पहले जो डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस किए होंगे उसमें जरूर ऐसा हुआ होगा। तमाम डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस में ये चीज होती है। डेप्रिसिएशन कहां रिकॉर्ड होती है? पीपी में। नाउ प्रॉब्लम क्या है, अगर डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में या कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा थी, तो वो अभी पता कहां रिकॉर्ड हो गई है? स्टॉक में। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया एंट्री? हमने एंट्री की कॉस्ट ऑफ सेल टू स्टॉक। किया या नहीं की? हमने पूरे का पूरा कॉस्ट ऑफ सेल उठा के कहां डाल दिया, आंखें बंद करके? स्टॉक में। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं थी। हमें देखना चाहिए था कि कहीं उसमें कहीं डेप्रिसिएशन तो नहीं है, जो कि पीपी में रिकॉर्ड होती है, वो तो स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं होती। अच्छा, वल्लाहु आलम कहां पड़ी है डेप्रिसिएशन? हो सकता है डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ी हो। ये लिखा हुआ नहीं है ना सवाल में कि कहां पड़ी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी तो हो सकती है। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में है तो हमने कहां डाली हुई है? पेबल्स में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कहां रिकॉर्ड किया हमने? पेबल्स में। हमने एंट्री की है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू पेबल्स। ये देखे बगैर कि भाई सारे एक्सपेंसेस जरूरी नहीं है पेबल्स में जा रहे हो, कैश एक्सपेंसेस हो सारे, नहीं जरूरी नहीं है भाई, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो जब आप ये एंट्री कर देते हैं ना, सारी की सारी कॉस्ट ऑफ सेल आपने डाल दी स्टॉक में, सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने डाल दिए पेबल्स में, तो फिर आपको गलतियां दुरुस्त करनी होती हैं। फिर हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ऐसे एक्सपेंसेस बताए जो कि गलत जगह पर, एक्सपेंसेस कहां लिखे हुए हैं? गलत जगह पर लिखे हुए हैं, गलत टी अकाउंट में लिखे हुए हैं, राइट? एंड यू हैव टू रेक्टिफाई इट नाउ। जैसे एग्जामिनर ने हमें बता दिया कि डेप्रिसिएशन इज 90 मिलियन, अब एग्जामिनर को थोड़ा सा जरा ज्यादा यहां पे बताना चाहिए था। उसको बताना चाहिए था डेप्रिसिएशन किस लाइन आइटम में है, कॉस्ट ऑफ सेल में है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में है। ठीक, अज्यूम कर लेते हैं, एग्जामिनर यहां चाहता है कि आप अज्यूम करें। अज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल में। क्या अज्यूम कर रहे हैं हम? कॉस्ट ऑफ सेल में। इट्स जस्ट एन असम्पशन। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह है कि भैया किधर गई कॉस्ट ऑफ सेल? ये कॉस्ट ऑफ सेल में जो हमने डेप्रीसिएशन डाली हुई है ये गलत है, यहां से 90 माइनस कर दो। अब आप यहां पे डेबिट इन्वेंट्री भी कर सकते हैं, डेबिट भी कर सकते हैं। सो क्रेडिट पीपी, डेबिट स्टॉक, ये भी ठीक होगा। और यहां पे 90 लिख दिया और यहां से 90 निकाल दिया, माइनस कर दिया 90, ये भी ठीक होगा। दोनों का इफेक्ट, दोनों का अल्टीमेट अंजाम सवाल के लिए सेम होगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है इसमें। सो मैंने डेप्रिसिएशन यहां से निकाल दी, डेप्रिसिएशन यहां लिख दी। लें जी, एक बात मेरी हो गई। बुलेट नंबर 2 मेरा हो गया। फिर कहता है बुलेट नंबर 3, कहता है लोन के अगेंस्ट हमने पीपी लिया। हमने बात की थी कि इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम करेंगे पीपी डेबिट, लोन क्रेडिट। ये बात की थी ना हमने इस एंट्री के हवाले से कि हम पीपी टू लोन एंट्री करेंगे, है ना? बुलेट नंबर 2 हो गई,
बुलेट नंबर 3 में यही हमने बात की थी कि हम पीपी टू लोन एंट्री करेंगे। अब पीपी टू लोन मैंने एंट्री कर दी और आपको पता है इस एंट्री की वजह से क्या होगा? इस एंट्री की वजह से कैश फ्लोज ऑफसेट हो जाएंगे। इस एंट्री की वजह से पीपीई के अंदर से 250 की आउटफ्लो कम हो जाएगी। 250 की आउटफ्लो कम हो जाएगी, देखिएगा आप, नजर आएगी आपको कम होती हुई। और लोन्स में 250 की इनफ्लो कम हो जाएगी, दिखाऊंगा आपको, मैं साबित करूंगा कैसे, डोंट वरी। 250 की इनफ्लो कम हो जाएगी, ठीक, देखिएगा। सो ये हमने एंट्री कर ली, पीपी टू लोन्स, फाइन। फिर फोर्थ जर्नल, और फोर्थ जर्नल को हमने समझा था, आपको याद होगा। हमने कहा था जी कि ये फोर्थ जर्नल है ना, हमने कहा था जी कि इंटरेस्ट फ्री लोन है, इसकी ग्रॉस वैल्यू 33 है, इसमें 6 की इनफ्लो आ रही है, और 1 का इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, रादर इंटरेस्ट इनकम होगा, जाहिर है, क्योंकि ये तो हमारा एसेट है, रिसीवेबल है, तो इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। अगर लाइबिलिटी होती तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता, एसेट पे तो इंटरेस्ट इनकम होता है, ऐसे ही है अनवाइंडिंग ही, बट हमारा इंटरेस्ट इनकम है। क्या ख्याल है ना? तो इंटरेस्ट इनकम हमें आ रही है 1 की। अब जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा इसको कैसे करना है। मैं ये 1 की इंटरेस्ट इनकम जो है लॉन्ग टर्म रिसीवेबल में रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंटरेस्ट इनकम 1, ठीक। और ये 1 की इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम में से निकाल रहा हूं, क्यों भला? इसका भी मसला वही है जो डेप्रिसिएशन का मसला था, सेम मसला है। क्या कि इंटरेस्ट इनकम कहां शामिल होगी, किस लाइन में शामिल होगी? क्या लगता है आपको? अदर इनकम में, और तो पीएनएल में कोई ऐसी लाइन ही नहीं है ना। और अदर इनकम हमने सारी कहां लिख दी है? रिसीवेबल्स में, जबकि यह रिसीवेबल में तो जानी नहीं चाहिए थी, ये तो लॉन्ग टर्म रिसीवेबल में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। क्या ख्याल है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिसीवेबल के अंदर से 1 वापस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं यार ये गलत हो गया हमसे, और लॉन्ग टर्म रिसीवेबल में 1 लिख रहे हैं। तो यहां से इंटरेस्ट इनकम देख रहे हैं नेगेटिव साइन के साथ, 1 माइनस, यहां 1 प्लस, अगेन नॉट अ बिग डील, नॉट एन इशू एट ऑल। क्या ख्याल है? चीजें ठीक कर रहे हैं, और याद रखिए जो ठीक करना है ना, इसकी हमेशा इंफॉर्मेशन आपको एग्जामिनर भाई खुद देंगे कि यार ये तुम ये गलतियां कर गए हो, एग्जामिनर आपको इंफॉर्मेशन देगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक। आई होप दैट इज क्लियर एज वेल। फिर कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, बुलेट नंबर 5, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 44 मिलियन का बैड डेट एक्सपेंस है। लें जी, ये भी वही वाला मसला है, ये भी वही मसला है जो हमने बुलेट नंबर 2 में देखा है, सेम वही मसला है। क्या? बुलेट नंबर 5 कहता है बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी कहां रिकॉर्ड हुए हैं हमारे पास? पेबल्स में, लिहाजा बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है पेबल्स में। हालांकि बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है पीएनएल टू अलाउंस। क्या ख्याल है? अलाउंस तो हम बना नहीं रहे, हम तो बना रहे हैं रिसीवेबल्स, तो इसका मतलब है एंट्री होती है पीएनएल टू रिसीवेबल्स। इसका मतलब है बैड डेट एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होता है? रिसीवेबल्स में। कहां क्रेडिट होता है? रिसीवेबल्स में। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, गौर से सुनिएगा, जैसे डेप्रीसिएशन कहां क्रेडिट होता है? पीपी में। तो आपने गलती से स्टॉक में क्रेडिट किया हुआ था, हमने कहा वहां से वापस करो, पीपी में डालो। बिल्कुल वैसे ही आपने बैड डेट एक्सपेंस कहां क्रेडिट किया हुआ है? पेबल्स में। हम कहेंगे यहां से वापस करो, रिसीवेबल्स में डालो, पेबल्स को रिवर्स करो, रिसीवेबल्स में डालो।
आई होप ये बात समझ आई है ना, कोई खास मुश्किल बात नहीं है। 44 मिलियन, राइट। अब 44 मिलियन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा। ये क्या है? बैड डेट्स, माइनस कर दिए। यहां से निकाल कर कहां लिखेंगे? रिसीवेबल में क्रेडिट करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन क्रेडिट की थी पीपी में। 44 देख रहे हैं, वहां से माइनस कर दिए, खत्म कर दिए, बैड डेट्स में लिख लिए। बुलेट नंबर 5 तक मैं कर चुका हूं जी। यहां तक पॉज कर लीजिए, तसल्ली से इसको एक दफा देख लीजिए जी सब लोग प्लीज। आई होप आप सबने इसको देखा है एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। उसके बाद क्या कहता है? फिर कहता है सिक्स्थ एडजस्टमेंट, और हमने ये देखा था कंक्लूड करके कि पिछले साल का डिविडेंड इस साल मिला होगा। यही देखा था ना हमने सिक्स्थ एडजस्टमेंट में, कि लास्ट ईयर का डिविडेंड इस ईयर मिला होगा। इसका मतलब है 100 मिलियन का डिविडेंड पे हुआ होगा। अब 100 मिलियन का डिविडेंड जब पे होता है तो एंट्री क्या होती है? और से देखिएगा, एंट्री होनी चाहिए रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। हमें पता है ऑब्वियसली डिविडेंड पेबल की क्या एंट्री होती है, वी आर वेल एक्वेंटेड विद द एंट्री। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, क्रेडिट डिविडेंड पेबल, क्योंकि यहां पे डिविडेंड पेबल का भी एक अकाउंट है, इसलिए हमने डिविडेंड पेबल को क्रेडिट किया। वरना आमतौर पे हम रिटेन्ड अर्निंग टू बैंक एंट्री करते हैं। दोबारा अर्ज कर रहा हूं, आमतौर पे हम रिटेन्ड अर्निंग टू बैंक एंट्री करते हैं, लेकिन चूंकि यहां पे डिविडेंड पेबल का एक अकाउंट है तो हमने डिविडेंड पेबल में क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, आई होप ये भी बात क्लियर हो गई। फिर कहता है 10% बोनस शेयर्स दिए गए। बोनस शेयर्स की क्या एंट्री होती है? बोनस शेयर्स की एंट्री होती है डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। 10% से मुराद होगी शेयर कैपिटल कितना है हमारा? 500 का। ओपनिंग शेयर कैपिटल 500 का था ना, पिछले साल का डिविडेंड इस साल रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो 50, 10% मीन्स 50, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट बाय डेबिट बाय 50, शेयर कैपिटल क्रेडिट बाय 50। तो बोनस के लिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, हमें पता है सबको। शेयर कैपिटल क्रेडिट बाय 50। लें जी, बुलेट नंबर 6 भी हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अब काम सिर्फ इतना रह गया कि हम इन तमाम टी अकाउंट्स को बैलेंस करते जाएं और उसके अंदर से जो भी कैश का आइटम हमें मिलता है, क्योंकि अब जो पीछे रह गया पहले भी बात कर चुके हैं हमें, राइट। लिखा था ना हमने कि अदर देन कैश वाली सारी चीजें लिख लो, जो पीछे रह जाएगा वो क्या होगा? कैश। यही हमारा असलूब होता है हमेशा हर कैश फ्लो के क्वेश्चन में, राइट। एक इनडायरेक्ट मेथड का देखा है आपने, एक डायरेक्ट मेथड का देखा है, हर सवाल में यही असलूब है हमारा, राइट। तो आइए बैलेंस करते चले जाते हैं। सबसे पहले पीपी को बैलेंस करेंगे हम, और पीपी आपका बैलेंस अगर आपने करना है तो आपको डेबिट साइड पर 40 लिखना होगा। डेबिट साइड पर 40, ऐसा ही है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेबिट पीपी क्रेडिट व्हाट? डेबिट पीपी क्रेडिट व्हाट? कैश। और कैश का टी अकाउंट मैंने क्या बताया हुआ है, क्या सिखाया हुआ है आपको? व्हाट इज द टी अकाउंट ऑफ कैश? कैश का टी अकाउंट किसको कहते हैं? कैश का टी अकाउंट तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इटसेल्फ होती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, राइट। ऐसे ही है ना जी। तो आइए कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा परचेज ऑफ पीपी वर्किंग वन से -240। ठीक है जी, -240, सॉरी नॉट 40, नॉट 240, ओनली 40। ठीक। सो डेबिट पीपी क्रेडिट
बैंक, क्रेडिट कैश। अब वो जो मैंने आपसे बात कही थी कि यार जब मैं ये 250 लिखूंगा ना तो ऑटोमेटिकली मैं आपको दिखाऊंगा कैश आउटफ्लो रिलेटेड टू पीपी कम हो जाएगा। कहा था ना ये बात, राइट? मैंने आपसे कहा था कि कैश आउटफ्लो रिलेटेड टू पीपी कम हो जाएगा। चेक कर लो, अगर ये 250 यहां ना लिखा होता तो यहां बैलेंसिंग क्या निकलता? और से देख रहे हो जहां मेरा कर्सर मैं मूव कर रहा हूं, अगर ये 250 यहां ना लिखा होता तो बैलेंसिंग निकलता 290। इसका मतलब है अगर मैंने 250 लिखा तो बैलेंसिंग निकला 40, यानी कि 250 का आउटफ्लो कर दिया ना इसने कम। ऐसा है या नहीं? इसको जरा 1 मिनट देखें, आपकी बात समझ में आई है? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिर लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स। अच्छा, लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स को अगर मैंने बैलेंस करना है ना तो मेरे लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स में बैलेंसिंग निकलेगा क्रेडिट साइड पे कैश, क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग निकलेगा। ठीक है ना? इसका मतलब है क्रेडिट लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स, डेबिट व्हाट? डेबिट बैंक, डेबिट कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे ही है ना? गौर से सुनिएगा, गौर से हमतनगोश होके। आम तौर पर लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स या लॉन्ग टर्म लोन्स से रिलेटेड अगर कोई रिकवरी हो, यानी कि आपने किसी को लॉन्ग टर्म लोन दिया हो, तो आम तौर पर वो कहां लिखते हैं, उसकी रिकवरी कहां लिखते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। उस पे आने वाला इंटरेस्ट का इनफ्लो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये आम तौर पर होता है। हाउएवर, चूंकि ये लोन्स हमने इंप्लॉइज को दिए हुए हैं और दिए हुए भी इंटरेस्ट फ्री हैं, इसका मतलब है हमारा इन लोन्स के पीछे मकसद इन्वेस्टमेंट नहीं था। क्या ख्याल है? ऐसे लोन्स जो इंप्लॉइज को दिए हों और दिए भी इंटरेस्ट फ्री या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्या अर्ज कर रहा हूं, या इंटरेस्ट फ्री या लो रेट पर, और दिए भी इंप्लॉइज को हों, ऐसे लोन्स से रिलेटेड कैश फ्लोज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाई जाती हैं, क्योंकि ये कंपनी के ऑपरेशंस का हिस्सा है। ठीक है जी। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसकी रिकवरी हम दिखाएंगे। यहां नीचे करके लिख लेते हैं, यहां करके रिकवरी अगेंस्ट एम्प्लॉय लोन्स। कितनी आई है जी हमें? 6 मिलियन। ठीक, और ये डेबिट हो रहा है, पॉजिटिव है। डेबिट बैंक, क्रेडिट लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स। साथ वर्किंग भी लिख देते हैं, वर्किंग 3, और ये वर्किंग 1 से नहीं था, ये रादर वर्किंग 2 से था। ठीक, आगे चलते हैं जी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक का बैलेंसिंग क्या निकलता है जी हमारे पास, वो देख लेते हैं। स्टॉक में हमारे पास बैलेंसिंग निकलता है डेबिट साइड पर, और वो निकलता है 61360। ऐसे ही है, डेबिट साइड पर 61360। ये बैंक नहीं है, पता है ये क्या है? ये परचेजेस हैं। ये क्या है? परचेजेस। स्टॉक से जो बैलेंसिंग निकलता है, अगर आप बिल्कुल अपने बचपन में चले जाएं, स्टॉक में जो बैलेंसिंग आता है वो परचेजेस होती हैं, राइट? और परचेजेस की एंट्री क्या होती है? डेबिट स्टॉक, क्रेडिट पेएबल। डेबिट स्टॉक, क्रेडिट पेएबल। तो मैं पेएबल्स में डाल देता हूं इन परचेजेस को। क्रेडिट पेएबल, परचेजेस 61360 कर दिया क्रेडिट। बात समझ रहे हैं?
बिल्कुल आपके बचपन की अकाउंटिंग आपकी जवानी में वापस आ गई है, राइट। डेबिट परचेजेस या डेबिट स्टॉक, क्रेडिट पेबल विच इज द एंट्री फॉर परचेजेस। इसका मतलब है एक और, अगर किसी को रट्टे लगाने का शौक है, एक और रट्टा पॉइंट आ गया, यानी कि स्टॉक्स में से कैश नहीं निकलती, इनफैक्ट परचेजेस निकलती। आगे चलते हैं। फिर रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स को भी टोटल कर लेते हैं जी, रिसीवेबल्स को टोटल कर लेते हैं। रिसीवेबल में क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग निकलता है 64583, 64583 ऑन द क्रेडिट साइड। ये क्या होगा? अगेन कैश। क्रेडिट रिसीवेबल्स, डेबिट व्हाट? क्रेडिट रिसीवेबल्स डेबिट व्हाट? डेबिट बैंक ऑब्वियसली, है ना। बैंक कैश फ्लो स्टेटमेंट को कहते हैं, है ना। टी अकाउंट कैश का क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है। यहां लिखना है कहीं, कहां लिखूं? क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दूं कस्टमर से मिलने वाली कैश? नो, नॉट एट ऑल। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिख दूं? नो, नॉट एट ऑल। बल्कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये सबसे पहली स्टेटमेंट होती है। इसे कहते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एंड अदर्स। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, सिर्फ इतनी लाइन भी आती है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स एंड अदर्स भी लाइन आती है। ठीक, जो मर्जी लिख लें। वर्किंग नंबर 5 से आई है मेरे पास 64583। जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होती थी ना इनडायरेक्ट मेथड वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट शुरू होती है इस लाइन से, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, दैट इज द मेन लाइन। और ये कहां से आती है? ये रिसीवेबल्स के टी अकाउंट के अंदर से निकल के आती है। ठीक, आई होप ये भी समझ आ गई आपको बात। समझ के आनी है, आई होप ये आपको याद आ गई है बात, ये आपके बचपन की बातें आपने पहले बनाई हुई है डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो आपने डेबिट बैंक, क्रेडिट रिसीवेबल कर दिया। आगे चलते हैं, शेयर कैपिटल का टी अकाउंट देखते हैं। ये दिस इज बैलेंस्ड। अच्छा, एक और बात एग्जाम के लिए, आप देख रहे हो मैं कोई इसको टोटल्स वगैरह नहीं कर रहा, कोई ऐसे टोटल्स में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डोंट राइट टोटल्स, ठीक, जस्ट फाइंड आउट द बैलेंसिंग नंबर्स, दैट्स ऑल। ठीक, सो मैंने शेयर कैपिटल टोटल किया, तो शेयर कैपिटल में से कुछ भी बैलेंसिंग नहीं निकलता, शेयर कैपिटल तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स को देखते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स के क्या हालात हैं? मैंने रिटेन्ड अर्निंग्स को टोटल किया तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी बैलेंस्ड है, यहां से भी कुछ नहीं निकलता, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक, जल्दी जल्दी अपने कैलकुलेटर्स पे करके आप भी देखते जाइए साथ साथ। फिर एनसीआई, एनसीआई, एनसीआई का टोटल कर लेते हैं, एनसीआई का टोटल कर लेते हैं। और एनसीआई में आपको डेबिट साइड के ऊपर 185 का बैलेंसिंग नंबर नजर आ रहा है, डेबिट साइड के ऊपर। अब आपको पिछले सवाल जो मैंने पिछले लेक्चर में कराया था उससे याद होगा कि अगर एनसीआई में कुछ डेबिट निकले तो वो क्या होता है? वो होता है डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी टू एनसीआई। क्या होता है? डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी टू एनसीआई। इसका मतलब है आपकी सब्सिडरी ने, बीएल जो आपकी सब्सिडरी है, उसने कोई ना कोई डिविडेंड इस साल दिया है। जो एनसीआई को डिविडेंड दिया होता है वही एनसीआई में से माइनस होता है ना। तो हम करेंगे डेबिट एनसीआई, डेबिट एनसीआई, क्रेडिट व्हाट? कैश ऑब्वियसली।
और ये कहाँ क्रेडिट करते हैं? ये क्रेडिट करते हैं यहां पे, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, डिविडेंड पेड बाय BL टू NCI। ठीक है ना जी? ये वर्किंग नंबर है हमारे पास 8 और ये आ रही है कितनी? 185 क्रेडिट, डिविडेंड पेड बाय BL टू NCI। अगेन डेबिट क्रेडिट, डेबिट NCI, क्रेडिट बैंक। फिर लोन्स पे आ जाते हैं, लोन्स पे आ जाते हैं। लोन्स में जो बैलेंसिंग निकलता है वो 765 निकलता है क्रेडिट साइड पर। इसका मतलब क्रेडिट लोन्स। डेबिट क्या? बैंक ऑब्वियसली। इसका मतलब है आपने लोन लिए इस साल, लोन्स ऑब्टेन्ड या लोन्स रिसीव्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है ये, वर्किंग नंबर 9 से 765 डेबिट पॉजिटिव, डेबिट बैंक, क्रेडिट लोन्स। अगेन वही कॉन्सेप्ट जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया वही कंटिन्यू हो रहा है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। कैश फ्लो में पॉजिटिव लिखने का मतलब 12 बता चुका हूं, डेबिट। कैश फ्लो में नेगेटिव लिखने का मतलब क्रेडिट। तो डेबिट कैश, क्रेडिट लोन्स। आई होप ये भी क्लियर हो गया। फिर टैक्स। टैक्स में अगर हम बैलेंसिंग देखें तो 825 डेबिट साइड पर। अगेन डेबिट टैक्स पेबल, क्रेडिट बैंक। बैंक में करना है क्रेडिट, यानी कि कैश फ्लो से करना है माइनस। कहां माइनस करेंगे इसको? यहां करेंगे ना, इनकम टैक्स पेड, ऐसे ही है। 825 वर्किंग नंबर 10, करेक्ट। इनकम टैक्स पेड 825 क्रेडिट, डेबिट टैक्स पेड या टैक्स पेबल, ये वाला कोड क्रेडिट बैंक। और ये वर्किंग नंबर है 10। आई थिंक वर्किंग नंबर्स में थोड़ा सा मसला हुआ है, ये वर्किंग नंबर्स ठीक कर लें। वर्किंग 8 9 के बाद दोबारा वर्किंग 8 लिखी हुई है हमने यहाँ पे, इसको हम क्विकली ठीक कर लेते हैं। ये वर्किंग 10 है, ये वर्किंग 11 है, ये वर्किंग 12 है और ये वर्किंग 13 है। ठीक है जी, फाइन। आगे चलते हैं। फिर वर्किंग 11 पेबल्स। पेबल्स में से ढूंढते हैं किस साइड पे कितना बैलेंसिंग निकल रहा है। मेरा ख्याल है बड़ा ही एविडेंट है कि डेबिट साइड के ऊपर पेबल्स में से बैलेंसिंग निकल रहा है और निकल रहा है 63652 का बैलेंसिंग। तो ये अगेन कैश होगा। डेबिट पेबल, डेबिट पेबल, क्रेडिट व्हाट? क्रेडिट बैंक, क्रेडिट कैश, है ना। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आप आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और यहां लिखेंगे कैश पेड टू एम्प्लॉइज या कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज, सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज। वर्किंग नंबर, वर्किंग कौन सी है जी हमारी? वर्किंग नंबर 11, 63652 नेगेटिव। कैसे? क्रेडिट बैंक 63652 से। क्या नाम दिया?
कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज, इसका मतलब जो रिसीवेबल में से निकलता है उसे कहते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, और जो पेबल में से निकलता है उसे कहते हैं कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज। ये आपकी दो मेन चीजें होती हैं इन योर डायरेक्ट मेथड। वहां पे पीबीटी शीबीटी और एडजस्टमेंट ये वो लटम पटम नहीं होता, नथिंग। समझ रहे? डायरेक्ट मेथड मेरे नजदीक ज्यादा आसान है इनडायरेक्ट से। ठीक है, सो क्रेडिट बैंक, डेबिट, पेबल्स देख सकते हैं आप अपने सामने। फिर डिविडेंड, डिविडेंड में क्या बैलेंसिंग निकल रहा है? डिविडेंड में अगर आप देखें तो इस साइड पे 102 बैलेंसिंग निकल रहा है, डेबिट साइड पर 102। अच्छा, इसका मतलब डेबिट डिविडेंड पेएबल बाय 102, क्रेडिट बैंक है ना, क्रेडिट बैंक बाय 102। तो आइए जी क्रेडिट बैंक कर लेते हैं 102 से, और मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिख रहा हूं। मैंने आपको बताया हुआ कि डिविडेंड पेड जो है वो आप ऑपरेटिंग में भी लिख सकते हैं, फाइनेंसिंग में भी लिख सकते हैं। मैं इधर फाइनेंसिंग में लिख रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी लिखूं, आपकी भी मर्जी, आप जहां मर्जी लिखें। ठीक है, वर्किंग 12 102। सो क्रेडिट बैंक, ये क्रेडिट आपके सामने, नेगेटिव, डेबिट डिविडेंड पेएबल। इसी तरह नेक्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में आपके पास 885 डेबिट साइड पर निकल रहा है। क्या ख्याल है ना? डेबिट साइड पर 885, तो ये क्या है? ये है इंटरेस्ट पेड, डेबिट एक्रूड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, क्रेडिट बैंक। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखो, चाहो तो इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखो, इट इज योर कॉल, आपकी मर्जी है। ठीक है, जहां मर्जी लिख लो आप इसे। मैं इसको यहां फाइनेंसिंग में लिख लेता हूं, डजंट मैटर। मैं अगर ऑपरेटिंग में भी लिखता तो इट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता था कि वो गलत होता, नॉट एट ऑल। इंटरेस्ट पेड वर्किंग 13 885 कर दिया जी मैंने क्रेडिट बैंक को। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम वर्किंग्स कंप्लीट हो गई, सब में से बैंक मैंने निकाल लिया, कैश निकाल लिया, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख लिया। अब पीछे क्या रह गया? अब पीछे रह गया सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट के टोटल्स करना। देखिएगा जी जरा, सबसे पहले मैं यहां पे एक टोटल करूंगा जिसका नतीजा आएगा 931, सब टोटल किया एक 931। पता है इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। याद है आपको पिछला लेक्चर? पिछले लेक्चर में इनडायरेक्ट मेथड में आपको कितनी ख्वारी हुई थी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक पहुंचने में? याद है? इनडायरेक्ट मेथड में आप शुरू हुए प्रॉफिट पीबीटी से, राइट? पीबीटी लिखा आपने, फिर आपने एडजस्टमेंट्स करना शुरू की नॉन कैश आइटम्स की, वो एडजस्टमेंट्स की सारी। फिर आपने एडजस्टमेंट्स की नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, वो सारी की। फिर आपने एडजस्टमेंट्स की वर्किंग कैपिटल चेंजेस की, वो सारी की। और वो सब करने के बाद आप इस नंबर पर पहुंचे थे। याद होना चाहिए आपको, अगर नहीं याद तो अभी यहां पॉज करें और जाके वो लेक्चर दोबारा देखें। कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और यहां डायरेक्ट मेथड की बरकत देखें कि आप सिर्फ 2 लाइनें लिखते हैं और आप डायरेक्ट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से पहुंच जाते हैं। है ना आसान, इजी टू अंडरस्टैंड। इसीलिए डायरेक्ट मेथड ना सिर्फ मुझे बल्कि स्टैंडर्ड को भी पसंद है, स्टैंडर्ड सेटर्स को भी ज्यादा पसंद है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
फिर टोटल कर लेते हैं। यहां पर बनता है जी टोटल 112। 112 पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आए तो क्या लिखा जाता है? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऐसे ही है ना? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यही लिखा जाता है जी, पॉजिटिव अगर आ जाए तो। और ये मैं पॉजिटिव गौर से देखिएगा, ये मैं आगे दूसरे वाले कॉलम में, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में सिखाया था, थोड़ा सा आगे करके दूसरे कॉलम में लिख रहा हूं। दो कॉलम्स ऊपर बना लेता हूं ना मैं, थोड़ा सा आगे करके मैं दूसरे कॉलम में लिख रहा हूं, सो दैट मैं उन्हीं कॉलम्स का फिर सम कर लूंगा एंड पे। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। आगे चलते हैं इन्वेस्टिंग पे। लें जी, इन्वेस्टिंग में कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है इतनी। तो इन्वेस्टिंग क्या बनता है? इन्वेस्टिंग बनता है नेट कैश, क्या बोलते हैं इसे? यूज्ड इन। अगर नेगेटिव हो तो उसे क्या बोलते हैं? यूज्ड इन। सिखाया हुआ मैंने आपको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पॉजिटिव हो तो कैश फ्रॉम, नेगेटिव हो तो कैश यूज्ड इन। अगर किसी ने रट्टा मारना है अनफॉर्चुनेटली तो बेशक मार ले। 40 नेगेटिव। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या बन रही है जी हमारे पास? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारे पास बन रही हैं 410। 410 नहीं, 410 नहीं बन रही हमारे पास, बन रही है 407 नेगेटिव। ऐसे ही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारे पास बन रही हैं 407 नेगेटिव। करेक्ट। इसको क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज्ड इन, अगेन यूज्ड इन क्योंकि नेगेटिव है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और हम क्विकली चेक कर लेंगे कि क्या हमारी कैश फ्लो टाई हो गई है, क्या ये कैश फ्लो सही हो गई है। बड़ा सादा काम होता है चेक करना। 407 नेगेटिव, 40 नेगेटिव एंड 112 पॉजिटिव। अगर इन सब को सम करो तो वाकई 335 नेगेटिव आता है। और हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का सवाल हो या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का सवाल हो, इन दोनों में चूंकि हम फुली डबल एंट्री अप्रोच से चलते हैं हमेशा, तो इंशाल्लाह एग्जाम में भी आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो जरूर टाई करेगी, क्योंकि हम चलते डबल एंट्री से। आपकी प्रैक्टिस ठीक होगी तो जरूर टाई करेगी। ठीक है, इस अप्रोच का फायदा ही है, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम। ठीक है जी, आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। अब आइए क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या बनाए जाते हैं? व्हाट आर दी नोट्स टू द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो? अच्छा, मैं सिर्फ इस सवाल की मदद या इस सवाल के उससे नहीं करूंगा, बल्कि इस सवाल से बियॉन्ड भी आपको इंशाल्लाह पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला नोट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या शामिल है। उसमें बोला क्या लिखा जाता है, क्या क्या कुछ इसमें शामिल है। जैसे आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या शामिल है? आप लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूड कैश एंड बैंक बैलेंसेस
एज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बस दैट्स इट, ये एक नोट कंप्लीट हो गया। ठीक, दूसरा नोट, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। अच्छा, स्टैंडर्ड कहता है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को सिर्फ तब आप डिस्क्राइब करें अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और जगह क्लियरली नहीं लिखी हुई। आमतौर पर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का नोट रियल वर्ल्ड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया ही नहीं जाता। रियल जो फाइनेंशियल्स होती है ना कंपनीज की, उसको आप देखोगे आपको नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का नोट नहीं नजर आएगा 99% ऑफ द कंपनीज में। उसकी वजह यह है कि स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने फाइनेंशियल्स में किसी भी और जगह पे नॉन कैश ट्रांजैक्शन को दिखा दिया है तो आपको खास उसको नोट में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर एग्जाम में अक्सर हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का नोट डालते होते हैं। जैसे इस साल एक बड़ी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुई है, क्या? पीपी अमाउंटिंग टू ₹250 million was obtained against long term loan। हुई है नहीं हुई? बिल्कुल हुई है, वो हमने लिख लिया। समझ रहे कितना आसान है ये? ओके फाइन, ये भी समझ आ गई भाई हमें बात। फिर तीसरी चीज, अगर किसी कैश पे कोई लियन, चार्ज या इनकम्बरेंस हो, किसी कैश बैलेंस पे होता है अक्सर, आपने टीडीआर्स लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आपके होते हैं, उनके ऊपर लियन मार्क हुआ होता है। अगर हो तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं कि जी हमने एक बैंक से लोन लिया हुआ है, उसके अगेंस्ट हमारे इस डिपॉजिट पे लियन मार्क हुआ है। बात समझ गए? लियन, चार्ज या इनकम्बरेंस आपको पता है ना, एज अ डिपॉजिट, एज अ डिपॉजिट हमने या एज अ सिक्योरिटी हमने प्लेस किया होता है, राइट? जिसको गिरवी रखना कहते हैं आम उर्दू में। ठीक, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट, ये एक ऐसा नोट है जो बाय द वे आपकी IAS 7, जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस को स्टैंडर्ड गवर्न करता है, IAS 7, राइट? हमें पता होना चाहिए IAS 7 है जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस को गवर्न करता है। आई होप आप सबको पता है। उसमें ये नोट रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि ये नोट तो रिक्वायर्ड है IFRS 3 में। किस में रिक्वायर्ड है? IFRS 3 में। IAS 7 में रिक्वायर्ड नहीं है, IFRS 3 में रिक्वायर्ड है। हाउएवर अगर आप IAS 7 की इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल देखते हैं ना, ठीक है ना, या आप IAS 1 में देखते हैं इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स जनरली, तो आपको यह नजर आता है कि IAS 7 की इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में ये नोट साथ बना हुआ है। इसलिए एग्जामिनर क्या करता रहा है हिस्टोरिकली, अक्सर वो ये नोट एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे IAS 7 के साथ देंगे। क्यों? क्योंकि इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में IAS 7 में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बिल्कुल साथ ये नोट बना के दिखाया गया है। हालांकि ये नोट असल में किस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है? IFRS 3 की, बिजनेस कॉम्बिनेशंस की। बात समझ आ गई कि हकीकतन ये स्टैंडर्ड, ये नोट जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये IFRS 3 की रिक्वायरमेंट है। लेकिन IAS 7 की चूंकि जो इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड में, उसमें साथ दिया हुआ है, लिहाजा एग्जामिनर अक्सर एक्सपेक्ट करता रहा है कि बच्चे ये नोट बना के मुझे देंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के साथ। इस नोट को क्या कहते हैं? इस नोट को कहते हैं एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी या डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी का नोट। अगर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी की हो तब भी ये नोट बनता है,
और अगर डिस्पोजल किया हो तो तब भी ये बनता है। अच्छा, कैसे बनता है? बहुत सिंपल है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अगर एक्विजिशन किया हो तो जैसे गुडविल की वर्किंग बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे नोट बनाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड या कंसिडरेशन पेड, और कंसिडरेशन पेड का ब्रेकअप दिखाया जाता है। कैसे? कितनी कैश में दी थी, कितनी कैश के अलावा दी थी। जैसे गुडविल की वर्किंग में ऊपर इन्वेस्टमेंट दिखाते थे ना, तो ये नंबर दिखाया जाता है, इसका टोटल होगा कंसिडरेशन पेड। इससे माइनस किया जाता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। आपको याद होगा गुडविल की वर्किंग में फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स लिखे जाते थे, राइट? और वो माइनस किए जाते थे इन्वेस्टमेंट में से, है ना? हाउएवर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के ब्रेकअप में आप शेयर कैपिटल वगैरह नहीं लिखते, आप एसेट्स के नाम लिखते हैं। पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, इसी तरह लाइबिलिटीज के नाम एटसेट्रा। इसी तरह लाइबिलिटीज के नाम लोन्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एटसेट्रा। बात समझ रहे हैं? हम तो शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग वगैरह तो हम एज अ प्रॉक्सी लिखते हैं ना, बिकॉज शेयर कैपिटल और प्लस रिटेन अर्निंग, ऑल द रिजर्व्स, ऑल द इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स बेसिकली, राइट? हम तो एज अ प्रॉक्सी लिखते हैं। यहां स्टैंडर्ड कहता है आपने असल जो नेट एसेट्स हैं उनके नाम लिखने हैं सारे, ठीक? एसेट्स ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे और लाइबिलिटीज ऑब्वियसली यहां पे नेगेटिव होंगी। जो भी सम आएगा उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा लेस, बाहर लिख देता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ठीक? ऐड, क्या क्या होता था जी? ऐड, गुडविल बनाने के लिए क्या ऐड होता था? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उसकी वैल्यू। और नीचे टोटल क्या बनता है? गुडविल। ये नोट आपने देना होता है एक्चुअली, बात समझे? ये नोट देना होता है। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरह अगर आपने सब्सिडरी डिस्पोज की है, क्या की है? डिस्पोज की है, तो उस केस में भी यही नोट दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। क्या? कंसिडरेशन पेड के बजाय क्या होगा? कंसिडरेशन पेड के बजाय क्या होगा? कंसिडरेशन रिसीव्ड। क्या ख्याल है? और वहां पे भी लिखेंगे कैश में कितनी, नॉन कैश में कितनी। फिर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडरी के नेट एसेट्स, या फेयर वैल्यू नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ लिखना चाहिए नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, कि सब्सिडरी के जो नेट एसेट्स जो हमने सेल किए, खत्म किए, वो कितने हैं। और अगेन वो सेम इसी तरह पीपी, इंटेंजिबल्स एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसे करके आप लिखेंगे, जैसे मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, सेम इसी तरह, ठीक है जी? नेट एसेट्स के बाद फिर आप गुडविल भी लिखेंगे कि सब्सिडरी की गुडविल आपने जो बेची है वो कितने की है। गुडविल ऑफ सब्सिडरी कितने की बेची है आपने? जो सब्सिडरी बेची है गुडविल, उसकी वैल्यू क्या थी। फिर एनसीआई भी लिखेंगे, जो सब्सिडरी की एनसीआई खत्म हुई उसकी वैल्यू क्या थी। और यहां पर टोटल आएगा गेन या लॉस। अगर आपको याद हो डिस्पोजल की वर्किंग, डिस्पोजल का जर्नल, तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता था जर्नल। कंसिडरेशन कितनी मिली, नेट एसेट्स कितने गए, गुडविल कितनी गई, एनसीआई कितनी गई। हाँ, अगर कुछ पीछे बच गया ना, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट पीछे रह गई, तो यहां वो भी लिखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। ये भी आपको याद होगा।
कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद यह है कि वही अगर सब्सिडरी एक्वायर की तो जो गुडविल का जर्नल होता है उसी को जरा खूबसूरत करके लिख देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, यूजर्स को दिखा देते हैं। और अगर सब्सिडी डिस्पोज की तो जो डिस्पोजल का जर्नल होता है उसी को जरा खूबसूरत करके लिख देते हैं, यूजर्स को दिखा देते हैं, एंड दैट्स इट। आपका होमवर्क छोटा सा है, जितना मैंने आपको पढ़ाया आपने तसल्ली से अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।